हेलो नमस्कार दोस्तों। एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम पिछली क्लास में देखिए लास्ट में हमने परिपक्वता और अधिगम के विषय में बात की थी और बालक किस प्रकार से सीखते हैं, अधिगम के सीखने के क्या पक्ष होते हैं, कौन सी विधियां होती है, उन सभी के विषय में पिछली क्लास में हमने बात की। देखिए अधिगम के प्रकार से संबंधित हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वो है रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के प्रकार बताए थे। तो ये जो अभी तक हमने पढ़े ना उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक पिरामिड आकार का डायग्राम दिया था, पिरामिड आकार का, और उस डायग्राम में इन्होंने पूरा का पूरा अधिगम का प्रकार बताया कि इस प्रकार से अधिगम के प्रकार होते हैं और इस प्रकार से बालक सीखता है। तो पढ़ते हैं भाई इसके बारे में भी, क्योंकि ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे आप सभी को पता है ये क्लासेज आपके जितने भी टीचर्स एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रॉबर्ट गेने की जब हम बात करते हैं तो रॉबर्ट गेने ने एक बुक लिखी थी भाई, और इनकी बुक का नाम जरूर याद रखना, ये भी कई बार पूछी जाती है भाई। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये इनकी बुक का नाम है जो आपको याद रखना है। और इस बुक में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। इस बुक के अंतर्गत अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं रॉबर्ट गेने के। वो 8 हो, एक बार हम यहाँ पर एक इस डायग्राम के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम क्लियर हो गया ना तो इसका मान लीजिए अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से कभी गलत नहीं होगा आपका, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। देखिए अधिगम के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला अधिगम का प्रकार इन्होंने बताया संकेत अधिगम या सांकेतिक अधिगम, यानी बालक सबसे पहले जब सीखता वो संकेतों के माध्यम से सीखता। फिर आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, अभी समझेंगे इनको, एक बार ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। अधिगम अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात करें तो देखिए इसमें होता क्या, अचानक से हमें कोई उद्दीपन प्राप्त होता है और हम अचानक से उनके प्रति कोई अनुक्रिया कर देते, ठीक है। एक होता है श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला में कोई अधिगम करना। एक होता है शाब्दिक अधिगम, 5वां विभेदीकरण अधिगम, 6ठा है संप्रत्यय अधिगम, 7वां सिद्धांत नियम अधिगम, सिद्धांत या नियम अधिगम, और 8वां समस्या समाधान अधिगम। देखिए जो संकेत अधिगम या सांकेतिक अधिगम की जब बात करते हैं तो ये आपके सबसे निम्न स्तर की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि इनमें कभी भी तर्क व चिंतन नहीं पाया जाता, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं उसके ऊपर विचार नहीं करते। वे संकेत अधिगम के अंतर्गत ना ही दिमाग में कोई विचार करते हैं ना ही तर्क करते हैं, इसका मतलब तर्क व चिंतन का इसमें अभाव होता है। और ये आपके पावलोव की सिद्धांत पर आधारित है भाई। पावलोव का सिद्धांत हमने जो कुत्ते वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने पहले, भाई कुत्ते के सामने भोजन देते हैं और फिर पहले घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, फिर ये 4-5 बार प्रक्रिया दोहराते हैं और फिर हमने क्या किया, भोजन देना तो बंद कर दिया, फिर घंटी बजाई थी और जिससे उसके लार आनी शुरू हो गई थी। तो उसी पे आधारित है ये सांकेतिक अधिगम, पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे निम्न स्तर का अधिगम इसको हम मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं भाई, रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ते में चौराहे पे आपने देखा होगा बड़ी सिटियों के अंदर बत्ती वगैरह लगी रहती है, तो लाल बत्ती देखते ही हम गाड़ी को रोक लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम रेलगाड़ी की बात करते हैं तो रेलगाड़ी जब आ रही है स्टेशन के ऊपर, अगर हम उसको लाल बत्ती दिखा देंगे तो वो रुक जाएगी, लेकिन अगर हरी बत्ती दिखाते हैं तो वो रेलगाड़ी चलना शुरू कर देगी भाई, ये रुकना नहीं है, चलना शुरू कर देगी, रेलगाड़ी चलना शुरू कर देगी हरी बत्ती को देख करके। तो ये उदाहरण है भाई, ये संकेत दिए जाते हैं भाई, लाल बत्ती के कारण रुकना है, हरी बत्ती के कारण चलना है। जैसे आपने देखा होगा ये जितनी भी एम्बुलेंस वगैरह होती है उस एम्बुलेंस पर प्लस का साइन लिखा हुआ होता है, तो उससे हम एग्जाम्पल लगा सकते हैं भाई ये हॉस्पिटल के अंतर्गत जा रही है। तो ये जो संकेत अधिगम है या सांकेतिक अधिगम है, ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, सबसे निम्न स्तर का अधिगम, इनमें तर्क व चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये थोर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है भाई, थोर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में क्या होता है, हम अचानक से रास्ते से जा रहे हैं, कोई अचानक से हमें उद्दीपक मिल जाता है, जैसे हमारे पैर में कोई कांटा चुभ गया, हमने तुरंत उस पैर को हटा लिया, हमने अनुक्रिया की लेकिन उसके ऊपर विचार नहीं किया भाई, इसमें भी तर्क व चिंतन का अभाव होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत। तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम ये एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है भाई, एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित। इसमें क्या होता है, कोई भी हम व्यवहार करते हैं वो श्रृंखला के रूप में करते हैं।
जैसे आप स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे जब फर्स्ट सेकंड क्लास में जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो उसको हम एक सीक्वेंस में सीखते हैं भाई, क ख ग घ ऐसे। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी ये पूरा का पूरा एक श्रृंखला के रूप में होता है। तो ये आपका श्रृंखला अधिगम हो जाएगा, इसमें भी कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर चौथा आता है शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम भाई, इसमें किताबों का ज्यादा महत्व होता है, इसमें शब्दों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम अधिगम प्राप्त करते हैं। और ये जो हमने पहले से लेकर जो 4 अधिगम के प्रकार पढ़े ना, ये आपके फर्स्ट से लेकर के 4 जो होते हैं ये निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं भाई। निम्न श्रेणी का मतलब इनमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है। आगे हम 5वें नंबर पे बात करते हैं विभेदीकरण अधिगम। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं मिली है और उन वस्तुओं को हमें काट छाट करके वस्तुओं का मतलब अलग करना, विभेद करना, वो विभेदीकरण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हमने बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर कुछ सोने के टुकड़े डाल दिए और कुछ हमने डाल दिए भाई धतूरे के टुकड़े या धतूरे के बीज डाल दिए। तो उनमें हम धतूरे के बीज अलग करते हैं और सोने के बीज अलग करते हैं, तो वो आपका विभेदीकरण अधिगम कहलाए। ठीक है, आगे आता संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम की हम बात करते हैं तो संप्रत्यय अधिगम के अंतर्गत कोई भी हमारे द्वारा व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार एक सिद्धांत के रूप में या संप्रत्यय बन जाता है। हमेशा वो संप्रत्यय वही व्यवहार बनेगा जो अच्छा होता है, तो ये संप्रत्यय अधिगम हो जाएगा 6 नंबर पर। 7 नंबर पे सिद्धांत या नियम अधिगम हो जाएगा भाई। सिद्धांत या नियम अधिगम का मतलब होता है जितने भी आविष्कार किए गए हैं ना, वो सभी आपके सिद्धांत और नियम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको पता भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये हमेशा H2O का ही निर्माण करते हैं, तो ये एक सिद्धांत होता है, ये फिक्स होता है, ये एक रूल होता है। ठीक है ना, तो ये सिद्धांत या नियम अधिगम हो जाएगा, जो हमेशा जितने भी आविष्कार करते हैं या कोई भी हम न्यू थ्योरी देते हैं तो आपके इसके अंतर्गत आती है। फिर आता समस्या समाधान अधिगम। ये भाई सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है, ये गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित होता है, गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत पर आधारित होता है और ये आपका सबसे श्रेष्ठ व उच्च श्रेणी का अधिगम मानते हैं भाई। समस्या समाधान अधिगम, हमारे सामने कोई समस्या आ गई और उस समस्या को हल करने के लिए हमने दिमाग में बहुत ज्यादा विचार किया, सोचा, तर्क किया, करने के बाद हमने उस समस्या के समाधान तक पहुंच गए, ये आपकी समस्या समाधान अधिगम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए आपकी समस्या सामने आ गई भाई, सिलेबस देखा, सिलेबस देखते ही समस्या आ गई, ये पूरा मैटर हम कहाँ से ले। फिर हमने कोचिंग की सहायता ली, कुछ बुकों की सहायता ली, कुछ गाइड की सहायता ली और फिर हमने सफलता प्राप्त ली, समस्या को मेट किया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के 5th नंबर से लेकर के 8 नंबर तक, 5 से 8वें नंबर तक ये उच्च श्रेणी में आते हैं और इनमें हमें तर्क और चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। ये आपके 8 प्रकार के अधिगम के प्रकार हैं। संकेत अधिगम, सांकेतिक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत या नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। शायद आपको ये याद भी हो गई होंगी, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, एक बार और यहाँ पर थ्योरेटिकल के रूप में देख लेते हैं। देखिए पहला जो अधिगम था वो संकेत अधिगम या सांकेतिक अधिगम, ये निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। इनमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है, केवल संकेतों के माध्यम से व्यवहार किया जाता है। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है भाई और अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में कार्य करता है। ये पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। जैसे लाल बत्ती को देखने पर वाहनों का रुक जाना, चौराहे पर जब गाड़ियां चलती है तो उसमें अगर लाल बत्ती है तो वो गाड़ियां वहीं रुक जाती है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी जो होती है हरी झंडी को देख करके चलना स्टार्ट कर देती है, तो ये आपका संकेत अधिगम होता है। इसी प्रकार से हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की बात करते हैं, तो ये उद्दीपन के कारण व्यवहार उत्पन्न, अचानक से क्या होता है कोई उद्दीपन मिल जाता है और उसी के कारण हमें व्यवहार उत्पन्न होता है। इसमें तर्क व चिंतन का अभाव होता है, इसके अंतर्गत भी तर्क व चिंतन का अभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय है, विद्यालय की घंटी बजती है और घंटी बजते जो रास्ते पे बच्चे होते हैं उनको पता चल जाता है विद्यालय की घंटी बज गई, मतलब विद्यालय का समय समाप्त हो गया, अब हमें दौड़ करके विद्यालय के अंदर एंटर करना है। तो विद्यालय की घंटी बजते ही बच्चों का विद्यालय की ओर दौड़ना, ठीक है ना। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा भी, अचानक से घंटी बजी और उसका उद्दीपक के प्रति उन्होंने अचानक से व्यवहार कर दिया। ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम जो होता है ये एक व्यवहार जो होता है, इनमें एक निश्चित श्रृंखला में व्यवहार किया जाता है, क्रमिक रूप से व्यवहार किया जाता है भाई, इनका एक निश्चित क्रम होता है और ये एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्णमाला का निश्चित क्रम होता है, जैसे क ख ग घ अड़, तो इनको हम क्या करते हैं इसी क्रम के अंदर इनको समझना पड़ता है। इसी प्रकार से A B C D इनको भी इसी क्रम में समझना पड़ता है, तो ये श्रृंखला अधिगम होता है।
फिर आता है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम की बात करें तो इसमें व्यवहार में क्या होता है, शब्दों को रटने और स्मरण करने पर निर्भर करता है। मतलब ज्यादा जोर आपको शब्दों को समझने में, शब्दों को रटने में, उनके ऊपर जोर दिया जाता है। यहाँ पर भी तर्क व चिंतन का अभाव होता है। इसके अंतर्गत भी शाब्दिक अधिगम में भी जैसा हमें मिलता है वैसा का वैसा हम रट लेते हैं। जैसे कोई कविता है और कविता पाठ के लिए हम क्या करते हैं, उस कविता की पंक्तियों को क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। यह आपका शाब्दिक अधिगम का उदाहरण हो जाएगा। अब आता बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन या विभेदीकरण अधिगम भी कह देते हैं इसको। जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक विकल्प या उद्दीपक होते हैं, कोई व्यक्ति उसके सामने दो या दो से अधिक विकल्प या उद्दीपक होते हैं, तो उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना ही क्या है, आपका विभेदीकरण अधिगम हो जाएगा। जिस प्रकार से हम एग्जाम देते तो उसमें हमें एक किस्म के 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करना क्या हो जाएगा, विभेदीकरण अधिगम हो जाएगा। एक बहुचयनात्मक प्रश्नावली में सही विकल्प का चुनाव करना आपका बहुविभेदन अधिगम होगा, और ये उच्च स्तर का होता है, मतलब इसमें तर्क व चिंतन पाया जाता है। फिर 6 नंबर पे आता है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय या संप्रत्यय अधिगम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार होते हैं वो सभी विचारों पर ही निर्भर करते हैं। कितने भी आविष्कार आप देखेंगे ना, वो विचारों पे निर्भर करते हैं। पहले वो विचार देते हैं, उसके बाद में उसके प्रयोग करते हैं। तो संप्रत्यय अधिगम जो होता है ये विचारों पर ही निर्भर करता है। इसमें भी तर्क व चिंतन पाया जाता है। इसके बाद में है सिद्धांतों का अधिगम या नियमों का अधिगम कह देते हैं। इसमें कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, निश्चित नियमों पर निर्भर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल का निर्माण करती है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन ये H2 के साथ मिलकर के अमोनिया का निर्माण करती है। तो ये फिक्स है भाई, ये कुछ सिद्धांत है, ये कुछ नियम है, उसी नियम पर कार्य करते हैं। तो ये सिद्धांतों का अधिगम हो जाएगा भाई। और अंतिम 8वें प्रकार का जो अधिगम आता है वो समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। समस्या समाधान अधिगम हो जाएगा। समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, और ये समस्या समाधान अधिगम ये सर्वोच्च श्रेणी का अधिगम माना जाता है भाई। और ये गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपका रॉबर्ट बेने का सिद्धांत जो प्रकार है अधिगम के वो कंप्लीट होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भैया, ये कई बार पूछे गए, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, इसमें क्या होता है भाई, सीखना कभी तेज होता है और कभी मंद होता है, और इसको एक ग्राफ के रूप में हम दर्शाते हैं। और ये ग्राफ के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। सीखने की जो गति होती है, सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर तथा अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब एक तो सीखने की गति और अधिगम की जो दर होती है, इनको एक ग्राफ पेपर में हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसे ही हम अधिगम वक्र कह देते हैं। ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इससे संबंधित परिभाषाएं दे रखी है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो उनकी बात कर लेते हैं भाई। पहले चार्ल्स स्किनर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति और अवनति का ब्यौरा है। देखिए चार्ल्स स्किनर क्या कहते हैं कि अधिगम वक्र में किसी दी हुई क्रिया, कोई भी क्रिया है, उसकी उन्नति और अवनति का ब्यौरा है। गेट्स क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, गेट्स वाले डेफिनेशन चाहे कहीं पर भी आ जाए, महत्वपूर्ण है। अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति व प्रगति को व्यक्त करता है। ये गति और प्रगति याद रख लेना, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं भाई उन्नति और अवनति। देखिए सभी डेफिनेशंस के अंतर्गत आपको एक या दो शब्द यूनिक मिलते हैं, और यूनिक शब्द को आपको पकड़ना है। अगर स्किनर की डेफिनेशन पूछे तो उन्नति और अवनति पकड़ लेना, गेट्स की डेफिनेशन पूछे तो गति और प्रगति पकड़ लेना भाई। इन्हीं से आपका आंसर काम चल जाएगा, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ परिभाषा है जो मैंने बता दी। अब बात करते हैं भाई, जो अधिगम का वक्र होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो धनात्मक अधिगम वक्र, एक ऋणात्मक अधिगम वक्र, और एक होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, और अंतिम आपका असाकारीय अधिगम वक्र होता है। तो ये भाई 4 प्रकार के होते हैं। चारों को हम एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं धनात्मक अधिगम वक्र की, पॉजिटिव अधिगम वक्र की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने मात्रा दर्शा रखी है अधिगम की, और यहाँ पर दर्शा रखा समय, ये समय हो जाएगा भाई टी। ठीक है। हमेशा धनात्मक अधिगम वक्र में क्या होगा, शुरुआत में जो आपके सीखने की जो दर होगी ये मंद होगी। शुरुआत में मंद होगी सीखने की गति,
जो दर होगी, और ये धीरे धीरे आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, और बाद में आपकी जो सीखने की गति है ये तीव्र हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। पहले मंद और फिर बाद में तीव्र हो जाएगी। यानी कि प्रारंभ में अधिगम दर जो होती है धीमी होती है, और धीरे धीरे बाद में ये तीव्र हो जाती है। ठीक है, और इसको हम धनात्मक वक्र कह देंगे, धनात्मक अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र कह देंगे, और इसे हम उन्नतोत्तर अधिगम वक्र भी कह देते हैं। देखिए यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है, इसे नतोदर लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, तो ये मैंने कुछ बुक में देखा था भाई, कुछ सर के नोट्स में भी ये गलत दे रखा है, कुछ टीचर्स ने इनको गलत करवाया, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप भी देखना भाई, ये मत समझना कि मैं कह रहा हूँ तभी सही। आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैंने देखा है उन्नतोत्तर लिखा हुआ, तो उन्नतोत्तर ही होगा। ठीक है, तो धनात्मक, सकारात्मक या उन्नतोत्तर अधिगम वक्र कहते हैं भाई, धनात्मक अधिगम वक्र। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आता है आपका ऋणात्मक अधिगम वक्र, नेगेटिव। ऋणात्मक अधिगम वक्र की बात करें तो यहाँ पर ये मात्रा और ये समय हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि पहले तो अधिगम की जो मात्रा होती है ये तीव्र होती है भाई, और बाद में क्या हो जाती है भाई, मंद हो जाती है। पहले अधिगम की मात्रा तीव्र होती है प्रारंभ में, और फिर मंद हो जाती है। देखिए प्रारंभ में अधिगम जो होता है ये तीव्र गति से होता है, और बाद में मंद गति से होता है। ये ग्राफ बनता है, इसमें याद रख लेना, ये ग्राफ भी कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में देख करके। और इसको हम ऋणात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम वक्र या नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं, नतोदर अधिगम वक्र कहा जाता है। देखिए इस वाले सेंटेंस से ना एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूं, एक बार आप भी देखना, और इसको मैं कंफर्म करके दोबारा भी बता दूंगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कई कंफ्यूजन में करवा देते। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से इनके ऊपर चर्चा करेंगे, नतोदर और उन्नतोदर। ये कुछ बुकों में भी आपको गलत मिलेगा, उन्नतोदर, ठीक है ना, ये दोनों यहाँ पर आप याद रखिए ना, नतोदर। अब बात करते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र की बात करते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र में क्या होता है, एक तरफ मात्रा, यहाँ पर समय है। इसमें जो बालक होता है ना, ये हमेशा एक समान रूप से सीखता है भाई। इसमें सामान्यतः हम बात करें, ना ही तो गति मंद होती है, ना ही गति तेज होती है, एक सामान्य गति होती है, उसी से सीखता है। तो सदैव सीखने की गति इसमें समान होती है, उतार चढ़ाव नहीं आता इसमें। इसको हम सरल रेखीय अधिगम वक्र, सम्मान निष्पादन अधिगम वक्र या ऋजु कोणीय अधिगम वक्र कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, सरल रेखीय अधिगम वक्र। चौथे प्रकार का आता है एस आकारीय अधिगम वक्र, एस आकारीय अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है, देखिए इस तरफ मात्रा लिखी हुई अधिगम की, इस तरफ समय है। इसमें एस आकार, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है भाई। कहने का मतलब यहाँ पर अधिगम वक्र जो अधिगम जो होगा ये तीव्र होगा, और यहाँ पर मंद हो जाएगा। यहाँ पे फिर से तीव्र होगा, और यहाँ पर फिर से मंद हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें अधिगम की जो गति होती है ना, वो कम ज्यादा ऐसे होती रहती है, धीमी तीव्र ऐसे चलती रहती है, और एक ऐसा आकार की कंडीशन बन जाती है। इसलिए इसे ऐसा आकार अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% देखने को मिलते हैं अधिगम वक्र के विषय में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम पठार क्या होता है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम पठार। देखिए सामान्य लैंग्वेज में हम पढ़े तो सीधा ही मतलब है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो सुबह सुबह हमारा बहुत अच्छा मन करता है पढ़ने में, हमने पढ़ा अच्छे से शानदार तरीके से। अब क्या होता है, जैसे ही आपके आधी छुट्टी का समय होता है, मतलब चौथा पीरियड आता है, उस चौथे पीरियड में क्या होता है, बच्चों का मन बिल्कुल ही पढ़ने का नहीं करता, उसको सिर्फ आधी छुट्टी दिखती है, सिर्फ ऐसा लगता है कि बाहर चलो। तो उस समय क्या होता है, उनमें एक स्थिरता आ जाती है पढ़ने में। वो जो स्थिरता होती है उसे हम पठार कहते हैं। एग्जाम्पल समझ रहे हैं, देखिए और भी उदाहरण लेंगे इसके। इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही बाहर जाते हैं, आधी छुट्टी होती है, उसके बाद में वो खाना वगैरह खाते हैं, फ्री होते हैं, उसके बाद में दोबारा से आधी छुट्टी के बाद में स्कूल लगती है। तो पहला जो पांचवा छठा पीरियड आता है, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें दोबारा से उसमें सीखने की गति अच्छी हो जाती है। लेकिन जैसे सातवां आठवां पीरियड आता है, वापस गति धीमी हो जाती है। ये जो उतार चढ़ाव आता है ना, इसी को हम पठार कहते हैं। ठीक है ना, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए अधिगम की दर लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति में हो, लंबे समय तक मतलब उसमें अधिगम की दर वो स्थिरता की स्थिति में हो, बालक सीख नहीं रहा हो, अर्थात अधिगम वक्र में ना तो उतार हो ना चढ़ाव, ना तो उतार हो ना चढ़ाव, मतलब फिक्स एक जगह फिक्स हो गया। तो इस स्थिरता को हम क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। देखिए एक बार इस ग्राफ के द्वारा समझिए, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तरफ मात्रा लिखी, एक तरफ समय लिखा है। यहाँ पर देखिए बालक शुरुआत में सीखने की गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है, यहाँ पर बालक अच्छे से सीखता है भाई। इसके बाद में क्या होता है कि बालक में
स्थिरता आ जाती है, बालक सीखना बंद कर देता है, यहाँ पर सीखना बंद कर देता है बालक, और फिर क्या होता है कुछ समय बाद वापस से सीखना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहां से ये सीखना बंद किया ना, उसको हम पठार कहते हैं। जैसे मैंने अभी स्कूल का एग्जाम्पल दिया था कि भाई चौथे पीरियड के अंतर्गत हम बात करें बालक सीखना बंद कर देता, तो उसको हम पठार मान सकते हैं। इसी प्रकार से 7वें 8वें पीरियड में बालक को सिर्फ छुट्टी दिखती है, उस समय की छुट्टी घंटी लग जाए और हम घर जाए, तो वो 7वें 8वें पीरियड में बालक का मन कम करता पढ़ने का, तो वो भी आपका पठार मान सकते हैं। उदाहरण के लिए सीखना और फिर बीच में जो स्थिरता आ जाती है सीखने में, उसको हम पठार कहते हैं भाई, और फिर वापस से शुरू हो जाता तो वो आपका सीखना हो जाएगा। तो इस पठार के बारे में पढ़ना है, ये किस कारण से होता है, एक कारण आपको पता होने चाहिए भाई, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। पहला तो बिंदु परिवर्तन के कारण हो सकता है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को टॉपिक और टॉपिक में कोई टॉपिक का बिंदु परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हम पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, पाचन तंत्र में पहला टॉपिक हमने पढ़ा दिया भाई आमा से पढ़ा दिया मान ली, उसके बाद में हमने बड़ी आंत पे आ गई, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु परिवर्तन हुआ, इससे बालक में इससे भी क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा उसमें ठहराव या स्थिरता देखने को मिलती है। विषय वस्तु की प्रकृति भी निर्भर करती है भाई, पहला पीरियड आपका आ गया भाई हिंदी का, आराम से पढ़ा आपने, दूसरा पीरियड वो हार्ड मतलब अंग्रेजी का आ गया, तो उसमें बच्चों में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा भाई। उसके बाद में अगर मैथ का पीरियड आ गया तो उसमें भी स्थिरता देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों में वो हार्ड चीजें लगती है। शिक्षक का व्यवहार भी निर्भर करता है भाई, जैसे सामान्यतः कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो किसी विशिष्ट शिक्षक का इंतजार करते हैं भाई उसका पीरियड आ जाए, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनको बालक पसंद नहीं करते हैं, तो उस शिक्षक के कारण भी उस बच्चों के अंदर क्या हो जाता है, पठार देखने को मिल सकता है। शिक्षक की शिक्षण विद्या भी क्या करती है, ये भी प्रभावित करती है, इस कारण भी स्थिरता आ जाती है सीखने में। सीखने की इच्छा भी क्या होती है, अगर बालक में इच्छा है सीखने की तो उसमें अच्छे से सीखता है, अगर इच्छा नहीं है तो वो पठार के रूप में यानी कि स्थिरता आ जाती है। सीखने का समय भी निर्भर करता है। तो ये चीजें मैंने ऐसे तो एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दी है, और ये आपको याद करना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है अधिगम पठार से, ठीक है। आगे देखिए, सामान्यतः अधिगम वक्र का निर्माण, ये अधिगम वक्र से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रख लेना, ये हमेशा परिस्थिति जन्य होता है। सामान्यतः हम बात करें तो अधिगम वक्र का निर्माण ये परिस्थिति जन्य होता है, कैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार अधिगम वक्र बनता है। लेकिन शिक्षक जो होते हैं ना, इनको बालकों पर सिर्फ सकारात्मक अधिगम वक्र के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं, आपको बालक को किस प्रकार के अधिगम वक्र के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो सकारात्मक अधिगम वक्र के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस किए भाई, एक तो अधिगम के प्रकार गिनने के अनुसार, एक अधिगम वक्र हमने कर लिया, और एक अधिगम पठार। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।